नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना होता है, यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिसको आप पहले बीए के सेकेंड ईयर में आप शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते थे 2020 से पहले। उसको अब जो है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के रूप में आपको पढ़ना पड़ता है, यानी बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान ही आपको पढ़ना है। तो इससे आप बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, चूँकि आप बहुत पहले से सिलेबस चल रहा है और आज भी यही सिलेबस है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है। तो उस चीज़ों को मैं समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी, सब कुछ आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। आपको बता दूं कि 2025-2026 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नवीनतम पाठ्यक्रम है न्यू सिलेबस 2025-26, सेमेस्टर नंबर 4 यानी चौथा सेमेस्टर। बीए अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको यही पढ़ना है। अगर बीएससी भी सब्जेक्ट है और मतलब कि बीएससी में है और माइनर सब्जेक्ट में है एजुकेशन, तो भी आपको यही पढ़ना है। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस लगभग यही है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसको इकाई आपका अगर बात की है तो 8 इकाइयों में पूरा सिलेबस बटा हुआ है। उस 8 इकाइयों को अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एजुकेशन सब्जेक्ट यानी शिक्षा शास्त्र की। शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले आपको शिक्षा के अर्थ के बारे में समझना है, मनोविज्ञान की अवधारणा और क्षेत्र के बारे में। यानी सबसे पहली बात आपको शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ समझना है। फिर उसके बाद में आपको मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा समझनी है और मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में जानना है। शिक्षा बेसिकली क्या होती है, शिक्षा और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि शिक्षा में जो समस्याएं होती हैं उनका निदान मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है और मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षा के द्वारा डेवलप होता है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, और मनुष्य के जो आंतरिक शक्तियां हैं उसका बाह्य प्रकटीकरण करने में सहायक होती है शिक्षा, या शिक्षा एक माध्यम का काम करती है। जो व्यक्ति के अंदर चीज़ें होती हैं, ज्ञान होता है, उसको बाहर निकालने के लिए शिक्षा रूपी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान का वैसा ही संबंध ठीक जैसा एक सिक्के के दो पहलू का है। शिक्षा अगर हेड है तो मनोविज्ञान टेल है, ठीक है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध भी बड़ा जटिल है, बहुत मतलब कि बहुत ज़बरदस्त है, और इन दोनों में डिफरेंस भी है। दोनों के संबंधों को भी हम देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक सब्जेक्ट है। शिक्षा के कुछ पहलू और मनोविज्ञान के कुछ पहलू मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान नाम के सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आप कह सकते हैं इसको। शिक्षा मनोविज्ञान केवल बीए के क्षेत्र में ही नहीं सीमित है, बल्कि बालक की समस्याओं को समझने में, बालक के मनों को, बालक के जो मन की जो तरंगे हैं उनको पढ़ने में, बालक किस दिशा में जाना चाह रहा है, कौन सा बालक किस तरीके से पढ़ रहा है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर दृष्टि करने के लिए हमको शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। आजकल के जब टीचर वैकेंसी निकलती है तो उसमें सीडीपी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान से परिचित करवाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप नहीं पढ़ें तो आप एक टीचर नहीं बन सकते। इसलिए आपको टीचर बनना है अगर शुरुआत से, तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट जरूर लें, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी तैयार हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान आपका बेहतर हो जाता है, जिससे आप बालक के हर एक गतिविधि पर नज़र डाल पाते हैं। और एक कक्षा में विभिन्न प्रतिभाओं के बच्चे बैठे होते हैं, उन प्रतिभाओं में से आपको ये छांटना होता है कि कौन सा बच्चा किस प्रतिभा का है, कौन सा बच्चा चपल है यानी चंचल है, कौन सा बच्चा पढ़ने में तीव्र होगा, कौन सा बच्चा घटिया टाइप का होगा, एकदम से मूर्ख डल टाइप का होगा। तो ये सब आपको बस उसके हाव भाव, उसके बोल चाल और उसके दृष्टि को देख करके ही पता लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर के एक टीचर, एक मनोवैज्ञानिक तभी बन पाएगा जब वो शिक्षित होगा, और जब कोई शिक्षक तभी सफल माना जाता है जब वो एक मनोविज्ञान को पढ़े होगा, यानी वो बच्चों के मन को पढ़ेगा, उसको भांपेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा की जो उसकी जो व्यक्तित्व यानी कि उसका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप ही हो। हर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वोशेंट एक जैसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के गतिविधियों पर नज़र करके बच्चों के अलग सिलेबस तैयार करने के लिए ज़रूरत होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। कुल मिलाकर के शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं के निदान के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है।
तो आपको समझ में आया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत है पढ़ने की। तो इसीलिए ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। वही मनोविज्ञान, पहले कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर आया कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और मानव व्यवहार किससे बनता है? मानव का व्यवहार परिवर्तित होता रहता है, हमेशा मानव का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। और मनुष्य का व्यवहार जो परिवर्तन होता है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। व्यक्ति जैसे जैसे अधिगम उसको मिलता जाता है, अधिगम माने सीखना, जैसे जैसे वो सीखता जाता है तैसे तैसे उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता जाता है। सीखता कैसे है? शिक्षा के द्वारा सीखता है, ठीक है। और जब उसमें परिवर्तन होता है उसके व्यवहारों में, तो उसी का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो कुल मिलाकर के शिक्षा और मनोविज्ञान जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी सभी समझेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान, संयुक्त रूप से शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसका अर्थ, इसका नेचर यानी प्रकृति, और इसका महत्व इंपॉर्टेंस यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, सब कुछ आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसका नेचर कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है या फिर एक आर्ट का सब्जेक्ट है। सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे, अगर आर्ट है तो कैसे है और विज्ञान है तो कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे शिक्षा व मनोविज्ञान में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन और साइकोलॉजी का जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, यानी एजुकेशन और साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, मैंने शुरुआत में बताया कि भाई एक शिक्षा की समस्याओं का निदान करता है और दूसरा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और मनुष्य का व्यवहार कैसे बनता है? शिक्षा के द्वारा बनता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहार बनते हैं, और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? साइकोलॉजी करता है, मनोविज्ञान करता है। क्लियर? चले, चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की तमाम सारी विधियां हैं, ठीक है। मेथड ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो अध्ययन की तमाम विधियां हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के या शिक्षा मनोविज्ञान के, तो उनकी तमाम विधियों के बारे में हम लोग नज़र डालेंगे और समझेंगे, ठीक है। बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध को लेकर के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हमेशा पूछे जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, और शिक्षा और मनोविज्ञान की परिभाषा, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं हमेशा, ठीक है। और लगभग मान करके चलो कि 10 नंबर आपका यहाँ से 2 चैप्टर से और 5 नंबर यहाँ से आपका, कुल मिलाकर के 15 नंबर ये अगले 3 चैप्टर से ही आते हैं। और आपका चौथे और 5वें से लगभग मान करके चलो कि आपका 5 नंबर यहाँ से आ जाता है। यानी कि जो शुरुआती चैप्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी लास्ट वाले चैप्टर मैं ऐसा करूँगा कि आपको सभी सिलेबस के सभी चैप्टर से जब एग्ज़ाम आता है तो लास्ट के 1-2 दिनों में एग्जाम से पहले मैं संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मॉडल पेपर में कवर करता हूं। महासंग्राम वीडियो के माध्यम से तमाम चीज़ों को मैं बताता हूं। तो अब की बार प्रयास रहेगा कि चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपकी करवाई जाएंगी बहुत ही बेहतर तरीके से, और विधिवत तरीके से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। 5वां चैप्टर आपका पढ़ना है वृद्धि और विकास की अर्थ और अवस्थाएँ, जो कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ग्रोथ होता है इसका मतलब वृद्धि का, और विकास होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको जानेंगे। मीनिंग एंड स्टेजेस, ठीक है, किस तरीके की विकास की अवस्थाएं और वृद्धि की अवस्थाएं दोनों को समझेंगे, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, किस तरीके से एक बच्चे का विकास होता है। देखिए बच्चों का विकास नहीं होता, बच्चों का ग्रोथ होता है। पहले शारीरिक विकास को ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, और बाकी सभी विकास को हम, एक विकास कई प्रकार का होता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, तमाम प्रकार के होते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 4th सेमेस्टर वाले ग्रुप में, SMS करें 91 61 93 60 62 पर, उनके लिए ग्रुप बन चुका है। तो जिनको भी जुड़ना है और बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा बेटा। तो आपके जो 2-3 सब्जेक्ट होंगे, बेसिकली 3 सब्जेक्ट आपके जो मेजर वाले हैं, माइनर होगा तो माइनर भी प्रयास रहेगा पूरा, और आपका को करिकुलर जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, ये 4-5 सब्जेक्ट आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और चैप्टर वाइज क्लासेस, उसके PDF नोट्स, और साथ ही साथ में लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, ठीक है, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको बता दूँ क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, ठीक है,
PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ में आपकी बार बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षा MCQs बेस्ड होने वाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसके लिए भी तैयारी विधिवत तरीके से होगी और लिखित टाइप के बच्चों के लिए भी तैयारी विधिवत तरीके से होगी। यानी आपकी बार बहुत ही धाकड़ अंदाज में तैयारियाँ शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आपको बिल्कुल जुड़ जाना है हमारे साथ और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक है। नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम आपको इस नंबर पर लिख करके भेज देने हैं। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा बेटा, इसके बाद में उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना है। मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी और 6 महीने तक एक प्रकार से आपका कोर्स वैलिड रहेगा। 6 महीने तक आपकी उस ग्रुप में क्लासेस होती रहेंगी। फिर उसके बाद में जब 5th सेमेस्टर आएगा तो उसके लिए फिर आपको बताया जाएगा और जो बच्चे जुड़े रहेंगे उनके लिए कुछ 10-20% का डिस्काउंट रहेगा अदर बच्चों के साथ में। तो उसके लिए आपका जो बच्चे ग्रुप में जुड़े रहेंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट की व्यवस्था 10 से 15% या 20% तक डिस्काउंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या 15 से 20% कर सकता हूँ डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आप अभी जुड़ेंगे तो आपको आगे चल करके बहुत ही फ़ायदा होने वाला है हमारे साथ, और भी चीज़ें और बेहतर जब टेक्नोलॉजी और भी व्यवस्थित करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। तो आपके लिए व्यवस्था बहुत ही धाकड़ अंदाज में होगी। तो जिन बच्चों को जुड़ना है, 4th सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो चुका है, ग्रुप बन चुके हैं, काफ़ी बच्चे लगभग 100 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो जिनको भी जुड़ना है अभी कोर्स क्लास शुरू नहीं हुई, 100 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं और भी बच्चे लगातार SMS कर रहे हैं, ठीक है। कल तक ये संख्या 200 पार पहुंच सकती है या उससे भी आगे हो सकती है। तो जिनको भी जुड़ना है वो आप जुड़ सकते हैं, फटाफट से जुड़िए, देर ना करें। देर करेंगे तो उतना आपका ही घाटा होगा, मेरा कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि आप देर में ज्वाइन करेंगे तब भी आपको 100 पड़ेगा, अभी ज्वाइन करेंगे ज़्यादा तब भी 100 पड़ेगा, लेकिन जब आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपका ही घाटा होगा। चूँकि क्या होगा, इकट्ठे आपको चीज़ें मिलेंगी। अभी क्या है कि एक चैप्टर मिलता रहेगा, आप आसानी से पढ़ते रहेंगे जब टाइम निकाल करके। चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर को समझाता हूँ आपको। चलें, तो छठा चैप्टर आपका क्या आ चुका है भाई। छठा चैप्टर आप देखेंगे, अगला आपका छठवां चैप्टर में आपको पढ़ना है विकास के रूप। अब विकास के कई रूप होते हैं, जैसे शारीरिक विकास। बच्चा जब छोटा होता है तो उसका शरीर खूब बढ़ता है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपको फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद में यानी शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, हाथ पैर बच्चों का बढ़ता है, आँख, ठीक है, नाक, कान, सब कुछ आप देखते हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़ती है। सातवां आपका चैप्टर में आपको पढ़ना है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट की सारी विशेषताएं समझेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं। इसके अलावा संवेगात्मक विकास, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, बच्चा ईर्ष्या करना, जलन, प्रेम, घृणा, ये सब तमाम सारी चीज़ों को जानता है, हंसना, बोलना, ठीक है, ये सब। सामाजिक विकास, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का सामाजिकरण होता है, बच्चा सामाजिक नीतियों को, सामाजिक रीति रिवाजों को, सामाजिक मूल्यों को जानता है, सीखता है, समझता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद में फिर 10वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास, यानी बच्चा जो काम वगैरह करता है, मोटोर डेवलपमेंट कहते हैं इसको। क्रियात्मक विकास क्या होता है, बच्चे के काम करने की शैली, वो किस तरीके से एक्टिव रहता है, किस काम को कैसे करता है, तो वो सब समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में भाषा का विकास बच्चे का भी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से भाषा का विकास होता है इसको हम देखेंगे, ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर इसके बाद में 12वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे अधिगम क्या होता है। अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। अधिगम क्या होता है, सीखना। अधिगम के कई सारे सिद्धांत हैं, अधिगम के कई सारे नियम हैं, तो उन सभी चीज़ों को, सिद्धांतों को हम समझेंगे या देखेंगे। अगला चैप्टर में आपको है अधिगम माने होता है सीखना, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है, जब तक मर नहीं जाता कोई व्यक्ति, तब तक वह सीखता ही रहता है। तो वो सीखना कैसे होता है, किस तरीके से व्यक्ति सीखता, सीखते के कई सारे नियम हैं, सबको समझेंगे। 13वें चैप्टर में हम लोग अधिगम का स्थानांतरण और उसके कक्षा निहितार्थ, यानी कि जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड इट्स जो है क्लासरूम मतलब कि इम्प्लीकेशंस। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि अधिगम का स्थानांतरण किस तरीके से, बच्चे के स्थानांतरण से क्या होता है, बच्चे जो है सीखते हैं किस तरीके से, वो हमेशा सीखते चले जाते हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनका अधिगम का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता जाता है। अधिगम यानी कि सीखने के सिद्धांत कौन कौन से, कई सारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को लेकर के एक चैप्टर बेसिकली बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में लगभग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एकदम से कन्फर्म आता है। तो अधिगम से हमेशा प्रश्न आते हैं 5 से 10 नंबर के, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है व्यवहारों के आधार पर मूल प्रवृत्तियाँ। व्यवहारों के आधार, मनुष्य के जो व्यवहार हैं उनके कई आधार हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ हमको समझना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में 16वां चैप्टर आपका आएगा। 16वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संवेदना के बारे में। संवेदना किसे कहते हैं, सेंसेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रेजेंट मतलब कि प्रेस्पेक्शन जिसको आप कहते हैं। और प्रत्यय के बारे में समझेंगे, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय, इन सभी के बारे में देखेंगे। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है 17वां अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम से कंफर्म है। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं,
या आपका 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तय है। मतलब 5 या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा अभिप्रेरणा मोटिवेशन से आता है। हो सकता है 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए, यानी एक क्वेश्चन आता है। अब वो अति लघु उत्तरीय का भी हो सकता है, लघु उत्तरीय का भी और दीर्घ उत्तरीय का। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके मोटिवेशन से बनेंगे। अगला प्रश्न स्मृति से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मेमोरी, स्मृति किसे कहते हैं? याददाश्त, तो इससे भी प्रश्न आता है। इसके अलावा अवधान और रुचि, ठीक है, यानी कि अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का कम से कम बनता है। तो इस तरीके से ये सब टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इनसे जो क्वेश्चंस बने हैं आज तक वो सब मॉडल पेपर में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है आपको। चिंतन, तर्क और कल्पना, यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन, ये सब जो मनोवैज्ञानिक, चूंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये सब मनोविज्ञान के फैक्टर हैं, इनके बारे में जानना है। इसके अलावा आदत और थकान के बारे में, हैबिट एंड फैटिक के बारे में समझेंगे। इसके अलावा व्यक्तिक भिन्नताओं और शैक्षिक निहितार्थ के बारे में समझेंगे, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में। व्यक्तिक विभिन्नता से क्वेश्चन लगभग 4 से 5 नंबर का, यानी कि आप मान कर चलो कि एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो लघु उत्तरीय का हो तो लघु उत्तरीय का, दीर्घ उत्तरीय का भी आ सकता है व्यक्तिक विभिन्नता में। अगला क्वेश्चन से विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षार्थी या विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बारे में बताएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक कक्षा में हर बालक एक जैसा नहीं होता। कुछ बालक बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, कुछ बालक बहुत ही धीमे होते हैं, कुछ बालक जो है सामान्य होते हैं। तो जो विशेष बालक होते हैं उनके लिए एक प्रकार से अलग से व्यवस्था भी करी जाती कभी कभी क्लासरूम की, ठीक है, और कई सारी चीज़ों की। अगला प्रश्न आपका मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में आपको बताना है। मानसिक स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट, इसकी परिभाषा, मेंटल हेल्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सब आपको समझना है। इसके बाद में समायोजन, समायोजन से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। अर्थ और प्रक्रिया इसकी समझेंगे। मीनिंग एंड प्रोसेस समझेंगे कि इसका एडजस्टमेंट, मतलब कि एडजस्टमेंट की। और समायोजन जो होता है समाज के साथ करना पड़ता है व्यक्तियों को, ठीक है। समाज के साथ समायोजन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है शिक्षा की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके 10 नंबर के आसपास आते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इन सभी टॉपिक को तैयार करते रहेंगे। वैसे मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, नोट्स में भी और मॉडल पेपर के माध्यम से भी, चैप्टर वाइज क्लासेस के माध्यम से भी, यानी कि बहुत ही बेहतर ढंग से अब की बार तैयारी करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो जिन बच्चों को PDF प्राप्त करना है वो ग्रुप में आप जुड़ करके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्लासेस, नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। क्लासेस मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देखिए सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर हो सकता है ना हो, तो वो आपको प्राइवेट फॉर्म में मिलती रहेंगी, ग्रुप में जुड़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका जो अगला वीडियो ये आएगा, ये अगला वीडियो आपका न्यू सिलेबस ये आपका होगा किसका, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का सिलेबस भी मैं डिस्कस कर दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में आपको आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना है। तो इसका सिलेबस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस, लगातार ऐसे मैं सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा सारे सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद में आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।